हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसा कि दिल्ली सल्तनत का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, अर्थात पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने गुलाम वंश और खिलजी वंश को कराया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का जो दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश माने जाते हैं, उन्हीं 5 वंशों में से आज तीसरा वंश मैंने लिया है। तीसरा और चौथा इस वीडियो में आएगा। तो देखते हैं तीसरा अर्थात तुगलक वंश। तो इन वीडियो के माध्यम से मैं केवल फैक्ट पर जोर दे रहा हूँ। जितने भी फैक्ट एग्जाम में आते हैं उन सभी फैक्टों पर हम नज़र कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से कौन सा फैक्ट एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं आज की बात। आज का जो वंश मैंने लिया है उसका नाम है तुगलक वंश। और तुगलक वंश पर सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो दोस्तों वो वंश है तुगलक वंश। और तुगलक वंश ने लगभग 94 साल दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम में आते हैं। पिछले यूपी पैट में भी क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किसने किया, तो खिलजी वंश आता है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, तो तुगलक वंश ने किया। लेकिन तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत पर किस शासक ने लंबे समय तक शासन किया, तो दोस्तों उसका आंसर आपको बहलोल लोधी लगा कर आना है। तो 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं और तीनों ही आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तुगलक वंश। टाइम पीरियड इसका लिखा हुआ है 1320 से 1414 तक माना जाता है। 4 मुख्यतः बंदे इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, तो पहले उसी के बारे में जानते हैं। सितंबर 1320 खुसरो खां को हराकर दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना इसने की। इसकी अगर मैं सामान्य जानकारी की बात करूं, जनरल इन्फॉर्मेशन की, तो इसके पिता तुर्की थे और माता इसकी हिंदू थी। और इसने कुछ उपाधि भी ले रखी थी। सबसे पहले गाजी की उपाधि ली, फिर सुल्तान की और मलिक उल गाजी की उपाधि भी दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने ली। और मलिक उल गाजी की उपाधि इसने मंगोल विजय के बाद ली थी दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि गाजी की या मलिक गाजी की उपाधि इसने कब ली और कैसे ली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके कुछ प्रमुख कार्य देखने को मिलते हैं। और इसका एक ही प्रमुख कार्य बार बार एग्जाम में आता है कि भारत में नहरों का निर्माण किसने कराया। तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। अमीरों की भूमि की पुनः वापसी की, नहर निर्माण व डाक व्यवस्था, तुगलकाबाद नगर व 56 कोट दुर्ग जो कि रोमन शैली में बना है उसका निर्माण कराया। और जो अनावश्यक धन था, निजामुद्दीन औलिया से इसका विवाद हुआ था। और जब बंगाल से ये दोनों वापस आ रहे थे तब औलिया ने इसे कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। तो देखते हैं इसकी मृत्यु 1325 में जोना खां द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में हो जाती है। जोना खां इसके लड़के का नाम था और इसका मकबरा भी दोस्तों दिल्ली में है। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जोना खां समझ लीजिए आप। 1325 में पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद शासक बना। इसके अन्य नाम उलुग खां और जूना खां मैंने भी बताया। आगे देखते हैं दिल्ली का सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान, लेकिन दिल्ली का सबसे मूर्ख सुल्तान भी माना जाता है और सबसे शिक्षित सुल्तान भी माना जाता है। इसके कुछ नाम भी हैं, सोपनशील, पागल, रक्त पिपासु, मूर्ख, बुद्धिमान सुल्तान। तो ये कुछ इसके उपनाम भी हैं दोस्तों। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि दिल्ली में मूर्ख सुल्तान किसे कहा जाता है, या पागल किसे कहा जाता है, या सनकी किसे कहा जाता है, तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक लगाकर दोस्तों आना है। देखते हैं आगे। इसके कुछ 5 विवादास्पद निर्णय भी हैं दोस्तों। सबसे पहले इसने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि की थी, लगभग 50% की वृद्धि कर दी थी। इसने राजधानी में परिवर्तन किया। इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी की कर दी। ये क्वेश्चन इसका बार बार एग्जाम में आता है कि किसने दिल्ली में राजधानी दिल्ली को देवगिरी में परिवर्तित किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और 14 वर्ष के बाद इसकी पुनः वापसी करता है ये। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ये भी इसका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दोस्तों आता है। आगे देखते हैं। ये भी छोटी सी जानकारी यहाँ लिखी हुई है, इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, लेकिन इसने कुछ कृषि सुधार भी किए। सबसे पहले इसने दीवाने कोही नामक विभाग चलाया, जिसका नाम इसने अमीर कोही रखा। फसल चक्र प्रणाली चलाई, अकाल संहिता का निर्माण किया, तकावी सौंदर्य रण अर्थात इसने एक रण की प्रक्रिया भी जाहिर की जिसका नाम था तकावी सौंदर्य रण। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार अमीर कोही विभाग चला, ठीक इसी प्रकार बलबन ने भी दीवाने अर्ज चलाया था, सैन्य विभाग,
जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ व्यय विभाग चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तकरात जो कि कर से संबंधित था। तो जैसे ही हमने मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ इन विभागों को पढ़ा, ठीक इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत के जितने भी विभाग हैं हम उन सब पे नजर रखते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ विद्रोह माने जाते हैं। सबसे पहले 1336 में हरियर बुक्का, 1347 में हसन गंगू और 1351 में थट्टा अर्थात सिंध वाला, इस मामले में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1333 में अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता को 1342 में इसने काजी बनाया। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था दोस्तों। इसने इसे 1342 में काजी बनाया और उसने एक पुस्तक भी लिखी रेहला, जो बार बार एग्जाम में आती है। और इसने जैन साधु जिन प्रभु सूरी को सम्मान भी दिया। और जिया नक्शबी ने संस्कृत कथाओं का तूतीनामा पुस्तक में फारसी अनुवाद भी दोस्तों इसी के समय किया। देखते हैं आगे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और लोगों को उससे, अर्थात एक दूसरे से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद की गाजी मकबरे में जाता था। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम के लिए, आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। 7वें नंबर पर क्या लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजुदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्रों पर मकबरे बनवाए। ये भी महत्वपूर्ण बात दोस्तों देखने को मिलती है। आजकल यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किसका मकबरा किसने बनवाया, किससे संबंधित है, कौन कहाँ जाता था, किसने किसे उपाधि दी। एग्जाम में यही क्वेश्चन आज के टाइम में इंपॉर्टेंट रह गए हैं, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते थे वो सभी एग्जाम में आ चुके हैं। अब एग्जामिनर भी ये सोचता है कि क्वेश्चन दूं तो कहाँ से दूं, इसलिए आप थोड़ा सा लीक से हटके भी क्वेश्चन को देखते रहिए। आगे देखते हैं, नंबर 3 पर आता है फिरोज शाह तुगलक, जो जाना जाता है अपने कर व्यवस्था के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था ये। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, सबसे पहले थट्टा में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ। खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से दी गई। यही उपाधि कई बार अलाउद्दीन खिलजी ने भी ली थी दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने बताया था। आगे देखते हैं, इसके भी राजस्व संबंधी कुछ सुधार हैं। इसने 24 करों को समाप्त करके 4 करों को आरंभ किया, जिसमें जजिया, जकात, खम्स और खराज मुख्यतः माने जाते हैं। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि किसने 24 करों को समाप्त किया और मात्र 4 कर लगाए, तो जजिया, जकात, खम्स और खराज ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाए। जजिया के बारे में लिखा है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक था ये। स्त्री, वृद्ध और विकलांग से ये जजिया नहीं लेता था। और जकात की अगर मैं बात करूं, जितने भी धनी मुस्लिम थे उनसे जकात लिया जाता था। और खम्स, जो युद्ध में लूट थी, 20% राज्य और 80% सैन्य विभाग में खर्च होता था। और खराज जो माना जाता है दोस्तों, गैर मुस्लिम भू राजस्व कर माना जाता है। तो ये सभी बातें इनसे संबंधित लिखी हुई हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हक ए सर्व अर्थात सिंचाई कर इसने चलाया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्दा व विक कहा जाता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बार बार आती है। किसानों के तकावी ऋण की माफी भी दोस्तों इसने की। तो ये मैंने बता दिया किसानों के तकावी ऋण की माफी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रमुख विभाग। मुस्लिम विधवा व स्त्री सहायता के लिए इसने दीवाने खैरात विभाग चलाया। सर्वाधिक दास इसके टाइम पीरियड में माने जाते हैं। दीवाने बंदगान विभाग चलाया उनके लिए। निःशुल्क अस्पताल दारुल सफ़ा। पेंशन के लिए दीवाने इस्तेहाक वृद्ध पेंशन नाम रखा। लोक निर्माण व रोजगार विभाग की स्थापना की। कुछ अन्य तथ्य, अमीर व सैनिक पदों इक़्तिदारों को वंशानुगत कराया। आत्मकथा इसकी मानी जाती है फतुहात फिरोज शाही। इतिहासकार इसके दरबार में जियाउद्दीन बर्नी, शमसे सिराज। 300 नए नगर बसाए, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार और फतेहाबाद, जिसके वास्तुकार इसने मलिक गाजी सेना को रखा। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव में मेरठ के अशोक से 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइल फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाही दुर्ग का निर्माण करवाया। 1200 बागों का निर्माण इसके द्वारा किया गया। राज्य के खर्च पर हज यात्रा इसने जारी की। पर्दा प्रथा व स्त्रियों के मजार जाने पर रोक। और हेनरी एलियट ने इसे सल्तनत काल का अकबर भी दोस्तों कहा है। हेनरी एलियट ने इसे कह दिया। आगे बढ़ते हैं, फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है।
प्रथम शासक जिसे इस्लाम शरीयत को शासन को आधार बनाया। अस्थाई सेना दाग प्रथा का त्याग, जो दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी उसको खत्म किया। और मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी और इसे उदारवादी निरंकुश शासक दोस्तों कहा जाता है। इसकी मृत्यु 1388 में हुई। देखते हैं आगे का पतन प्रारंभ हो गया। नसरुद्दीन महमूद तुगलक इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी मृत्यु तैमूर लंग के आक्रमण के साथ हुई, जिसकी सहायता खिलजी खान ने की। और दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना हो गई। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश भी दोस्तों सैयद वंश को माना जाता है। अब देखते हैं सैयद वंश, दिल्ली का एकमात्र शिया वंश, अर्थात इसके कुछ प्रमुख शासक रहे खिलजी खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखते हैं बारे में जानते हैं। सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। सुल्तान के स्थान पर इसने रईयत आला की उपाधि ली। और तैमूर लंग ने भारत का शासन इसे सौंपा, मैंने बताया था। इसकी मृत्यु 1421 में हो जाती है। कुछ अन्य शासक माने जाते हैं सैयद वंश में। मुबारक शाह, यमुना किनारे इसने मुबारकाबाद बसाया। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी एक पुस्तक भी लिखी गई तारीख़ मुबारक शाही। और अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश के अंतिम शासक थे, जिसको बहलोल लोदी ने हराया और दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की नींव रख दी। तो दोस्तों ये दो काल अर्थात दो वंश मैंने आज कराए हैं। अगली वीडियो में मैं कराऊंगा लोदी वंश और इससे संबंधित दिल्ली सल्तनत संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए। धन्यवाद दोस्तों।